हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है बीपीएससी मेंस प्रोग्राम के इस दूसरे लेक्चर में। उम्मीद है कि आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा। हमने यहाँ तक किया था कल। आज हम लोग पाल आर्ट और आर्किटेक्चर से स्टार्ट करेंगे। पाल आर्ट और आर्किटेक्चर देखने से पहले हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देखेंगे कि किस प्रकार पाल डायनेस्टी का स्थापना हुआ। तो इसके लिए एक शॉर्ट स्टोरी है। स्टोरी कुछ ऐसा है कि शशांक गौड़ करके एक राजा थे और वो कट्टर हिंदू और शिव भक्त राजा थे। और उन्होंने क्या किया कि जो बोधि वृक्ष है उसको कटवाया और जितने जो भी बौद्ध मठ थे या मोनास्ट्रीज या विहार थे उनको भी तुड़वाने का काम उन्होंने किया, शशांक गौड़ ने। इस दरमियान उनको एक गंभीर बीमारी हुई। कहा जाता है कि उन्होंने ये जो बुरे बुरे काम किए उसके चलते उनको ये बीमारी हुई या उनको अफसोस हुआ या डर हुआ, दहशत में उनको एक काफी घातक रोग हो गया। उस रोग में हुआ क्या कि उनका पूरा जो मांस है शरीर का वो सड़ने लगा और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात अब क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल फिगर है नहीं जो कि पूरे एरिया को कंट्रोल कर सके, जिस प्रकार से एक क्लास में मॉनिटर करता है, पूरे क्लास को शांत रखे रहता है, उनके न रहने के वजह से, सेंट्रल अथॉरिटी न रहने के वजह से पूरे क्षेत्र में केओस था, अराजकता फैला हुआ था। और ये लगभग ये अराजकता 100 सालों तक चला। अब इस स्थिति को देख के वहां के जो क्षेत्रीय लोग थे, जो क्षेत्रीय लोगों में जो प्रभावशाली लोग थे, वो एक सभा आयोजित करते हैं और सभा आयोजित करके वो ये फैसला लेते हैं कि जो स्थानीय सरदार थे गोपाल, उनको उन्होंने राजा बना दिया कि ये आज से होंगे सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल फिगर जो कि पूरे क्षेत्र को कंट्रोल करेंगे और पूरे क्षेत्र में जो अराजकता फैली हुई है उसको शांत करने का काम करेंगे। और गोपाल ने किया भी ऐसा। गोपाल ने सारी अराजकताओं को खत्म किया, पूरे क्षेत्र को शांत किया और उसके बाद बंगाल और बिहार को एक साथ लाने का भी प्रयास किया अपने कंट्रोल में। ठीक। उसके बाद गोपाल ने इतना काम किया। अब गोपाल के बाद आने वाले जो भी शासक रहे, धर्मपाल और देवपाल, इनके शासनकाल में जो पाल डायनेस्टी है वो और ज्यादा अपने चरम पे पहुंचती है ना। ये बात है। तो अभी तक आपने समझा, एक बैकग्राउंड आपको मिला होगा पाल डायनेस्टी के बारे में। आपको इन्हीं कंटेंट को यूज करना है अगर आपको किसी इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देना हुआ, तो आप यही कंटेंट इंट्रोडक्शन के तौर पे पाल डायनेस्टी के लिए यूज करेंगे। ये मोर देन इनफ है। अब आगे चलते हैं। अब क्योंकि हमें आर्ट और आर्किटेक्चर पढ़ना है तो हम लोग आर्किटेक्चर और वास्तुकला से स्टार्ट करेंगे। अब क्योंकि जो पालाज थे वो कट्टर बुद्धिज्म थे, तो इसके वजह से स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ महायाना बुद्धिज्म, महायाना के साथ साथ यहां पे वज्रयाना भी अगर आप लिख लें तो गलत नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसा आप लिख सकते हैं। इसलिए उनके आर्किटेक्चर से, उनके वास्तुकला से बुद्धिज्म का झलक आता था। वो उन्होंने बनाया भी क्या क्या, महाविहार बनाया, स्तूपा बनाया, चैत्य बनाया और रेयर केस में कुछ मंदिर बनाए। जो पाला आर्किटेक्चर था वो मुख्यतः ईंट पर आधारित था। मतलब कि प्रमुख मटेरियल क्या था जिससे वो लोग अपना स्ट्रक्चर बनाया करते थे, वो ईंट था। अभी समझ में आ रहा है? ईंट सबसे ज्यादा यूज हुआ करता था किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने में। पाल आर्किटेक्चर में ईंट का बड़ा महत्व था। अब आगे चलते हैं। अब बात है कि आर्किटेक्चर को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। देखो, जिस प्रकार से हम लोग मौर्य वास्तुकला में हमने राजा दर राजा
किंग बाय किंग करके हमने देखा, तो वैसे हमारा पूरा हो गया था। पहले हमने बिंदुसार का, सॉरी, हमने चंद्रगुप्त मौर्य का देख लिया, फिर हमने अशोक का देख लिया। तो वैसे ही अगर हम लोग करें तो हर चीज कवर हो जाएगा, बहुत ही तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले इस सफर में सबसे पहले जो राजा आते हैं गोपाल है, क्योंकि इटसेल्फ ही हिमसेल्फ द फाउंडर ऑफ गोपाल पाल डायनेस्टी। तो इन्होंने क्या किया, आर्किटेक्चर में, वास्तुकला में इनका योगदान क्या था? इनका योगदान था मोनास्ट्री एट उदांतपुरी, या इसको हिंदी में आप उदांतपुरी का महाविहार लिख सकते हैं। ठीक है, उदांतपुरी महाविहार लिख सकते हैं। और ये बुद्धिस्ट मोनास्ट्री था, बुद्धिस्ट बौद्ध मठ था, क्योंकि ये इटसेल्फ है ना, हिमसेल्फ, इटसेल्फ मैं बार बार बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। ये खुद ही बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे, या बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, इसलिए ये गोपाल का कंट्रीब्यूशन है। ये एकमात्र अकेला कंट्रीब्यूशन है जो कि हमें एग्जाम में लिख के आना है। इसके अलावा इनका होगा कंट्रीब्यूशन कई किलो फोर्ट बनाने में, महल बनाने में, कई और चैत्य विहाराज और मोनास्ट्री बनाने में, लेकिन ये प्रोमिनेंट है और हमें यही लिखना है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस मोनास्ट्री को हम लोग प्रिजर्व नहीं कर पाए, और ये आज इस स्थिति में है। सिर्फ रूइंस बचा हुआ है इसके, और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण राजा हुए हैं पाल डायनेस्टी में, वो है धर्मपाल। धर्मपाल पाल वास्तुकला को एक अलग ऊंचाई पे इन्होंने ले जाने का काम किया। इनके समय काल में विक्रमशिला महाविहार, जिसको विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भागलपुर में है, ये बना। तो धर्मपाल मतलब विक्रमशिला महाविहार या यूनिवर्सिटी याद रखना है। इन्होंने क्या किया कि नालंदा यूनिवर्सिटी का मरम्मत करवाया, रिवाइव किया उसे, और मरम्मत करवा के इन्होंने, धर्मपाल ने 200 गांव सुपुर्द कर दिए नालंदा यूनिवर्सिटी के हवाले। कि उन्होंने कहा कि इन 200 गांव से जो टैक्स राजा को आया करता था, वो अब राजा को नहीं आएगा। ये सारे टैक्सेस जो है, अब वो अनाज के फॉर्म में हो या और भी जो भी प्रोड्यूस हो, जो भी है ना, जो भी वहाँ के लोग हो, जो भी काम करते हो, जो भी चीजें बनाते हो, वो सब चीजें वो टैक्स के रूप में कहाँ पे देंगे? राजा को ना देके नालंदा यूनिवर्सिटी में देंगे, जिससे नालंदा यूनिवर्सिटी अच्छे से स्मूथली फंक्शन करता रहे, चलता रहे। उसको, पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी को कोई दिक्कत ना आए, और वहां के रहने वाले लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए, ये बात। उसके बाद धर्मपाल का एक और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कि उन्होंने सोमपुरा महाविहार बनवाने का काम किया है। सोमपुरा महाविहार क्या है? यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। तो जहां पे ये आंसर लिखेंगे वहां पे ये भी लिख के आना है कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है सोमपुरा महाविहार को। हालांकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसको भी मिला हुआ है, किसको? नालंदा यूनिवर्सिटी को भी मिला हुआ है। ठीक, ओके। अब बाकी ये सब फिलर्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। जो मेन कंटेंट था वो मैंने पढ़ा दिया। बाकी ये सब पता है कि भाई अगर वो स्टॉन्च बुद्धिस्ट थे तो वो महाविहार बनवाएंगे, स्तूप बनवाएंगे, चैत्य बनाएंगे, ये सब चीजें बनवाएंगे, ये तो कॉमन है ना। अब आगे चलते हैं। अब जो बात है कि इन्होंने जो चीजें बनवाई, विक्रमशिला, नालंदा और सोमपुरा, नालंदा को बनवाया नहीं था, उसको बस मरम्मत करवा के उसके लिए 200 गांव, उसके अपकीप मतलब रख रखाव के लिए 200 गांव उसके हवाले कर दिए थे। ठीक, अब देखो, ये है विक्रमशिला महाविहार या यूनिवर्सिटी। ये क्लोज है, ये क्लोज शॉट है, और ये दूर से काइंड ऑफ ड्रोन शॉट है। तो ये देखो कितना ग्रैंड है, जो कि धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था। जब भी यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको याद आना चाहिए कि ये किसके द्वारा
बनवाया हुआ है, धर्मपाल के द्वारा बनवाया हुआ है। ये आपको याद होना चाहिए ऐसे। ठीक? अब देखो, नालंदा महाविहार। नालंदा महाविहार मैंने बोला क्या कि इसको बस मेंटेन करवाया था। मतलब मेंटेन, मरम्मत करवाया था या रिवाइव करवाया था, आप जो भी बोलना है बोल सकते हो। और इसके अपकीप के लिए इंग्लिश मीडियम वाले ये वर्ड आप यूज कर सकते हो। इसके अपकीप यानी कि रख रखाव के लिए कितने गांव थे? 200 गांव दे दिए थे कि लो भैया, अब इससे जो भी टैक्सेस आएंगे वो नालंदा को आएंगे। ठीक? ये नालंदा जो महाविहार है ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं। ये है सोमपुरा महाविहार। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये कहाँ है? ये अभी है बांग्लादेश में। सोमपुरा महाविहार ये किसके द्वारा इसका नींव रखा गया था? धर्मपाल के द्वारा। तो याद रखना है, धर्मपाल के साथ 3 नाम याद रखना है, नालंदा, विक्रमशिला और सोमपुरा, विच इज इन बांग्लादेश। ठीक? अब उसके बाद जो नेक्स्ट राजा आते हैं उनका नाम है देवपाल। देवपाल ने क्या क्या किया? देवपाल ने कुछ नहीं किया। इनके जो पहले वाले थे, जो पापा दादा जो भी लोग थे, उन्होंने सभी चीजों का नींव रखा। उन सारे नींव रखे गए मॉन्यूमेंट्स को और स्ट्रक्चर्स को पूरा करवाने का काम किया देवपाल ने। तो इसलिए इनके नाम के साथ तो कुछ नहीं जुड़ा हुआ है ना? लेकिन इन सारे स्ट्रक्चर्स को बनवाने में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। एक काम उन्होंने और किया कि जो जावा, इंडोनेशिया का जो पार्ट है, आइलैंड है जावा, वहां के शैलेंद्र वंशी है ना, शैलेंद्र वंश के, इसीलिए बोला जाता है शैलेंद्र वंशी राजा, जिनका नाम था बालपुत्र देव। उन्होंने देवपाल से, बालपुत्र देव ने, जावा के बालपुत्र देव ने देवपाल से परमिशन मांगा कि हम यहाँ पे नालंदा में एक मोनास्ट्री बनवाना चाहते हैं, क्या हम बना लें? तो देवपाल ने बोला कि हाँ हाँ बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ आप एकदम ग्रैंड बनवाइए और उसके उसके रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए मैं 5 गांव भी आपको अलॉट कर देता हूं। जिस प्रकार से 200 गांव धर्मपाल ने अलॉट किया था किसको? नालंदा को। उसी प्रकार से 5 गांव अलॉट किया देवपाल ने बालपुत्र देव के द्वारा बनाए गए मोनास्ट्री एट नालंदा को। ठीक? तो अभी तक हमारा यहाँ पे आर्किटेक्चर का जो लिस्ट है वो राजा वाला पूरा होता है और हमारे पास अभी काफी कंटेंट है जिसको हम एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अभी भी अगर मन ना भरा हो तो एक और एग्जाम्पल है, सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल बराकर। ये वही बराकर जगह है जहां से बराकर नदी फ्लो करती है एट द बाउंड्री ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। ठीक है? तो ये शिव जी का टेम्पल है, आप नंदी को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक? तो ये है, आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये आप अपने एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। पाल डायनेस्टी के दौरान ये बना हुआ है, किसी स्पेसिफिक राजा का नाम नहीं है, लंबे समय तक बना होगा तो किसी एक ने शुरुआत किया होगा, किसी के समय में ये पूरा बन के तैयार हुआ होगा, तो किसी राजा का नाम नहीं है। बस ये लिख देना है कि पाल डायनेस्टी के टाइम में ये मंदिर बना था, सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल बराकर। अब बात करते हैं कि मुख्य विशेषताएं, पाल वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं, द मेन फीचर्स ऑफ पाला आर्किटेक्चर क्या क्या है? देखो, अब क्योंकि स्टॉन्च बुद्धिस्ट थे तो क्या होगा? बुद्धिस्ट मोनास्टिक कॉम्प्लेक्सेस तो ये लोग बनाएंगे ही, भव्य बौद्ध मठ परिसर ये लोग बनाएंगे ही, अच्छी बात है। मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे पके हुए ईंट यूज हुआ करते थे। पके हुए ईंट को ही, जो रेड कलर का ईंट होता है पका हुआ, उसी को, या पके हुए रेड कलर के मिट्टी को हम लोग बोलते हैं टेराकोटा। उससे जो भी बने हुए चीजें हैं, है ना, उसको बोलते हैं कि ये टेराकोटा का बना हुआ है। टेराकोटा मतलब पका हुआ मिट्टी जो रेड ब्राउनिश कलर का हो जाता है। जैसे आप एक घड़ा लेते हो मार्केट में तो वो घड़ा रेड
कलर का दिखता है, मिट्टी से बना हुआ होता है, पहले वो ब्राउनिश होता है, लेकिन वो पकने के बाद रेडिश हो जाता है, एंड दैट इज टेराकोटा। समझ गए? अब इसका मैं एग्जांपल भी आपको दिखा दूंगा, बस वेट। उनका एक अलग स्टाइल था आर्किटेक्चर का, जिसको वंग स्टाइल बोला जाता था, ये आपको याद करना है। उनका रूफ जो है, वो छत जो है, वो स्लोप हुआ करता था, झोपड़ी के जैसा, जिसको बंगला रूफ बोलते हैं, इसको भी याद करना है आपको। ठीक है। टेम्पल जो है, टेम्पल का जो शिखर हुआ करता था, वो ऐसे ना हो कि वो ऐसे कर्व हुआ करता था, ये कर्विंग शिखर, ये ऐसे ना हो के वो ऐसे हुआ करता था, ऐसे। ठीक है। जो पिछला एग्जाम्पल है, वो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये कर्व है, ये देखो, ये, सॉरी, ये यहां से ये ऐसे कर्व है, ये यहां से ये, और ये यहां से ये ऐसे कर्व है, तो ये कर्व है, कर्व है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। और उसके ऊपर बड़ा सा अमलक लगा हुआ था, ये यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, ओके, अभी तक ठीक है। ये आपको लिख के आना है, ये वो मटेरियल है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स को चाहिए होता है कि नहीं हमको कुछ चाहिए, सेंटेंस में चाहिए, ये उनके लिए है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब हमने वास्तुकला देख लिया, अब हमें मूर्ति कला देखना है। मूर्ति कला देखना है तो आगे बात करते हैं। यहाँ पे बहुत ही वृहद रूप पे ऑर्नामेंटेशन, उसका जो श्रृंगार है, वो मूर्ति में हमें देखने के लिए मिलता है। बड़ी सुंदर और पतली आकृतियां देखने के लिए मिलती है, स्लेंडर बट ग्रेसफुल, है ना, ये यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और मटेरियल में क्या यूज होता था मूर्ति बनाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। मूर्ति बनाने के लिए मटेरियल में क्या यूज होता था? पत्थर और कांस, मतलब स्टोन एंड ब्रॉन्ज की मूर्तियां बनाई जाती थीं। जो दो मुख्य लोग थे जिनका इसमें बहुत बड़ा योगदान था मूर्ति कला में, उनका नाम था धीमन और बिटपाल। ये नाम तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ये लोग बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों थीम्स को मर्ज करके एक नया मूर्ति कला इन्होंने डेवलप किया था, जिसमें ये लोग पत्थर, क्योंकि हमने देखा कि स्टोन, पत्थर का भी यूज होता था और ब्रॉन्ज का भी यूज होता था, तो ब्लैक बासाल्ट, काला बासाल्ट का इस्तेमाल होता था मूर्ति को तराशने के लिए। और लॉस्ट वैक्स टेक्निक, है ना, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, सिरे पैडुए, जो कि वो हम लोग पढ़ते आए हैं, मोहनजोदारो टाइम से ही, वो जो डांसिंग गर्ल था, वहां भी लॉस्ट वैक्स टेक्निक था। तो वो, है ना, ब्रॉन्ज की मूर्तियां बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज हुआ करता था। ठीक, यही बात हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी माध्यम वालों के लिए सारी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना स्कल्पचर में एक इंट्रोडक्शन इतना हुआ। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है? बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा, ये मूर्ति है, देखो, ये मिला है, कहां से मिला है? नालंदा से मिला है। अच्छा, एक डिफरेंस देखो, देखो, मतलब मुझे ये डिफरेंस दिखा कि अभी आगे जो हम लोग देख रहे हैं, ये वाला पार्ट भी, जैसे ये है ना, ये अवलोकितेश्वरा का ये जो है, इसमें हम देखें कि जो भी डिजाइनिंग है ना, वो आगे की ओर है, फ्रंट पार्ट है बस। बैक में बिल्कुल प्लेन है, ब्लैक, मतलब बैक, मूर्ति के बैक साइड में, पीछे वाले भाग में बिल्कुल एकदम सीधा दीवार है, सपाट है, कुछ भी नहीं है। लेकिन सोचो कि मौर्य टाइम में कितना रिच था। देखो, हमने देखा है, ये देखो, ये 3D है, मतलब हर तरीके से 360 डिग्री में देखो, मतलब आगे से भी दिख रहा है कि है ना, साइड से भी दिख रहा है, और पीछे से भी डिजाइनिंग है, मतलब चारों तरफ से डिजाइन किया गया है मूर्ति को। ये भी आप लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, है ना। मौर्य टाइम में क्या था कि पूरा चारों तरफ से मूर्ति को कार्व किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ जो पाल वाला जो टाइम है, वहां पे मूर्ति कला में हमें देखने के लिए मिलता है कि सिर्फ फ्रंट पार्ट को ही डिजाइन किया जा रहा है, कार्व किया जा रहा है।
है ना। यहाँ पे जो पीछे वाला साइड है वहां पे बिल्कुल प्लेन सपाट है, ये बात ध्यान देना। एक बात, अवलोकितेश्वरा के साथ साथ और भी प्रोमिनेंट फिगर हैं, ये लोगों का आएगा, ये एग्जाम में आपको लिखने का काम आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है। अगर देखने का मन है कि किस प्रकार की मूर्तियां हैं तो आ जाइए यहाँ पे। ये बुद्ध हो गए और ये उनके अलग अलग रूप, और जो मंजूश्री वो कौन कौन जो भी है ना, ये सबका इस प्रकार का ब्रॉन्ज मूर्ति बना हुआ है। तारा है, मंजू है, मैत्रेय है, बुद्ध है, बुद्ध के अलग अलग बोधिसत्व फॉर्म, ये सब सब है यहाँ पे ब्रॉन्ज के अच्छे खासे बने हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट, तो ये सब कुछ नाम, बस अपने को क्या करना है, कुछ नाम डाल देना है, हो गया अपना काम। उसके बाद भगवान विष्णु का भी ब्रॉन्ज स्कल्पचर देखने के लिए मिलता है। ये देखो, ये है एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये देखो आगे से ही इंट्रिकेटली डिजाइंड है ना। इसका पूरा कार्विंग जो है वो आगे से ही बिल्कुल जबरदस्त कार्विंग है, लेकिन पीछे जो है वो कहानी खत्म है। लेकिन जो मौर्य टाइम वाला जो हमने देखा, उसमें आगे पीछे दाहिने बाएं पूरा एकदम वेल फिनिश्ड, वेल डिजाइंड, है ना। ये बात है, तो ये फर्क है। उसके बारे में जब हमने आर्किटेक्चर देख लिया, हमने स्कल्पचर देख लिया, अब बचता है टेराकोटा। तो टेराकोटा में कुछ नहीं, टेराकोटा में आपको लिख के आना है कि टेराकोटा मतलब क्या, मिट्टी की मूर्तियां, बस समझो बात को, मिट्टी की मूर्तियां। और कैसे, ये है टेराकोटा। जो मिट्टी का बर्तन हम लोग देखते हैं ना, गर्मी के दिनों में पानी पीने के लिए लेते हैं, रेड रेड दिखता है, यही है टेराकोटा। नॉर्मल मिट्टी जब पक के लाल हो जाए तो बस वो टेराकोटा है। अब समझ गए, यही है टेराकोटा। तो टेराकोटा की कई सारे इमेजेस और आइडल्स मूर्तियां बनी हुई थी, बुद्ध, बोधिसत्वास के, और बुद्धिस्ट डेइटीज, है ना, देवी देवता जो भी है उसके, ठीक है। और उसके साथ साथ हिंदू देवी देवताओं के भी बने हुए थे, जैसे कि विष्णु हैं, विष्णु के वराह अवतार हैं उनके, सूर्य देव के, हनुमान के, अर्धनारीश्वर के, ये भी पाए जाते हैं। तो ये सब क्यों मैंने लिखा, ये एग्जाम में लिख के आना है, तब आपका पूरा होगा आंसर। अगर टेराकोटा वाला इतना ही है, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं समझना है। लास्ट में जो पाल पेंटिंग था, वो मेनली क्या, ये आपको लिखना है। पाल पेंटिंग मेनली जो है वो चाहे तो मिनिएचर होता था, जिसको लघु चित्र कहते हैं। मिनिएचर से याद आया, हम लोग देखेंगे पटना कलम, कल हम लोग का टॉपिक रहेगा पटना कलम। और म्यूरल मतलब दीवाल पे भित्ति चित्र, ये हुआ करता था पाल पेंटिंग। नालंदा में कई सारे भित्ति चित्र यानी कि म्यूरल पेंटिंग्स पाए गए हैं, तो ये आप एग्जाम्पल लिख देंगे। ठीक है, कुछ मिनिएचर पेंटिंग्स यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं, ताकि आप देख के आप ये चीज इमेजिन कर सके कि पाल टाइम में कितने अच्छे और खूबसूरत मिनिएचर पेंटिंग हुआ करते थे। ये सब पाल डायनेस्टी के ही प्रिजर्व्ड बचे हुए मिनिएचर पेंटिंग है। ये हो गया, फिर ये सब है, फिर ये भी है, ठीक है। ये पाल डायनेस्टी का ही है। अब ये जो लिखा हुआ है ये तो हमारे समझ के बाहर का चीज है, लेकिन हाँ, इसको देखने से हम ये समझ सकते हैं कि बुद्ध के अलग अलग अवतार और बोधिसत्व जो भी है, उनके उनका फिगर कुछ हिंदू देवी देवताओं को भी लिख सकते हैं कि उनका भी है। इससे इस तरीके से हमारा पूरा कंटेंट पाल आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पूरा हुआ। हमने आर्किटेक्चर किया, हमने स्कल्पचर किया, हमने टेराकोटा फिगरीन किया, और हमने पेंटिंग किया। इतना कंटेंट काफी है। अगर पाल आर्ट एंड आर्किटेक्चर के संबंध में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये मोर देन एनफ है। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे रोकते हैं। कल हम लोग मिलेंगे पटना कलम के साथ, और कल बहुत ही डिटेल में देखेंगे पटना कलम। और थैंक यू, बाय। और वीडियो का मजा लीजिए, और बस मेंस का तैयारी करते रहिए।